क्लास 12 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में आपको आज क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते हैं जैन। देखिए जीवों में जन्म पढ़ते हैं। जीवों में जन्म क्या होता है? एक जीव अपने जैसे दूसरे जीव को बनाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जन्म। और जन्म किसमें होता है? सजीवों में होता है। क्या पत्थर से पत्थर बनता है? क्या वो टूट जाता है, उसमें विभाजन होता है, लेकिन जन्म नहीं होता। पत्थर छोटा होता जाएगा लेकिन जीव वैसे बढ़ते चले जाएंगे। तो बढ़ता चला जाए तो उसको क्या कहते हैं? जन्म कहते हैं। ठीक है। अब घटता चला जाए तो अब देखिए एक जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जन्म कहलाती है। और जन्म किसके माध्यम से होता है? कोशिकाओं के माध्यम से। अगर आपके शरीर में कोशिका ना हो तो क्या जन्म होगा? नहीं होगा। तो सबसे पहले सजीवों की जो मौलिक इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका। सजीवों की मौलिक इकाई होती है कोशिका। अब कोई भी वृद्धि करता है, विकास करता है, या नई कोशिका बनती है, या कोई नया मनुष्य बनता है, वो किसके द्वारा बनता है? कोशिका विभाजन के फलस्वरूप। किसके विभाजन के फलस्वरूप बनता है? कोशिका विभाजन के फलस्वरूप। अब ये समझना पड़ेगा कि कोशिका विभाजन जो होता है वो किसके कारण होता है। अब देखिए जो कोशिका विभाजन होता है वो केंद्रक में ही कोशिका विभाजन होता है ना। कई चीज विभाजित होता है तो केंद्रक के कारण ही होता है। केंद्रक मतलब समझ रहे हैं क्या? जब ब्याह हो जाएगा आप लोग तब समझेंगे आप लोगों का केंद्रक। और फिर मार होगा तब अलग अलग होंगे तब समझोगे। ठीक है। तो कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक। पिछवा में क्या पाया गया? केंद्रक। और केंद्रक में भरा रहता है कोई लिक्विड जिसको कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा अम्ल कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। और वो भी अम्ल ही रहता है, जो मार कराता है वो भी अम्ल ही रहता है। अम्ल देखिए तुरंत अम्ल एकदम खतरनाक होता है, वैसे भी उसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल जो रहता है इसकी खोज किसने की थी? किसी कोई ना कोई तो खोज करता है। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने। अब देखिए जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसके दो भाग हो जाते हैं, आरएनए और डीएनए। अब देखो डीएनए जो है इसको कहा जाता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये जो राइबोज है ये शर्करा है। राइबोज क्या है? शर्करा है। अब देखो डीएनए को सबसे पहले देखा किसने था? जैसे लड़का जन्म उन्म लेता है तो उसको सबसे पहले देखता कौन है? तो वैसे डीएनए को सबसे पहले देखा किसने था? कार्लसबर्ग ने। डीएनए को सबसे पहले देखा कार्लसबर्ग ने, लेकिन इसकी संरचना किसने बनाया? वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या दी? संरचना बनाई। संरचना मतलब इसकी आकृति आकार कैसा होता है, ये कौन बनाया? वाटसन और क्रिक। था तो सब, लेकिन बताया कि जैसे बताया कि डीएनए जो है इसको 4 हाथ होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। उन्होंने बताया कि डीएनए कैसा होता है, डीएनए डबल हेलिक्स में होता है कि सिंगल हेलिक्स में होता है। ठीक, ये किसने बताने का काम किया? वाटसन और क्रिक। अब देखो अब एक ये भी कहा जाता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि डीएनए जो है इसकी खोज, ये भी कहा जाता है कि जब इसकी खोज न्यूक्लिक अम्ल की ये खोज किए थे तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर को ही कहा जाता है। लेकिन नॉर्मली फ्रेडरिक मिशर ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। फ्रेडरिक मिशर ने किसका खोज किया था? न्यूक्लिक अम्ल का खोज किया था। ठीक। अब देखिए कि जो डीएनए है, अब आपको पता चल गया आपका जो शुक्राणु होता है, जो अंडाणु, जो शुक्राणु होता है, ऐसे शुक्राणु होता है ना, ऐसे बोल का याद आ रहा है? क्लास 10 में आपको पढ़े हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जो उसको ऊर्जा देता है, यहाँ पे गुणसूत्र रहता है बीच में, ऐसे जो जाता है। अब देखो यहीं पर डीएनए रहता है। अगर आपसे पूछेगा कि डीएनए पाया कहाँ जाता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है बताइए? सबसे पहले न्यूक्लियस में। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। दूसरा कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, सबका अपना अपना पावर हाउस होता है, आप का होगा कोई पावर हाउस। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। अब पेड़ पौधे जो होते हैं उनके क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पेड़ पौधे जो किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसी को सबसे
ऊर्जा मिलती है। आपके पूरा जो शरीर होता है हर जगह अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया होती है और सब ऊर्जा बनाने का काम करते हैं। ठीक, तो सबको ऊर्जा देने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। जैसे आपके माता पिता आपके माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, आपका दोस्त आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो आपको ऊर्जा देता है कि नहीं ये करो। लेकिन आप लोग एक चीज गलत कर देते हो, क्या? बहुत जल्दी आप लोग हार जाते हो। दुनिया में आपके रोने से या कहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो कह रहे हो कर रहे हो, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो भाड़ में जाओ। दुनिया से अपना हक छीनना पड़ता है, मांगने से कोई कुछ नहीं देता। भगवान कृष्ण भी तो थे, दुर्योधन से राज्य मांगने के, याद है कि नहीं? उसने कहा था कुछ नहीं दिया, तो पांडव ने मार के एकदम लथार के मार के तब छीना था, याद है? पूरा पूरा हस्तिनापुर जीत लिया था। इसलिए रोइए नहीं कि हम ऐसे हैं वैसे, हम लाचार हैं, हम भिखमंगे हैं, इच्छा ऐसे तुम लोग रो नहीं। जहां तक है अपना अधिकार छीनो, चाहे जो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये मत सोचिए कि वो नहीं हम ऐसे वैसे, अपना अधिकार छीनो, तुम्हारा लाइफ है। ठीक, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, अब विशेषकर जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया तगड़ा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल का ये, अब देखिए ये क्या है, इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। इन सब में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का। क्लियर है? देखिए, अब जो न्यूक्लियस होता है, आपका जो केंद्रक है, इसी से देख लो, ये गोला सा केंद्रक है, कोशिका के बीच में केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। क्रोमोसोम का अर्थ क्या होता है? गुणसूत्र। अब क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जोड़ी। जिसे आप लोगों को कहा जाए एक जोड़ी जूता, तो एक जोड़ी जूता में कितने आते हैं? 2 जूता आता है। अगर कोई आपको कहे कि एक जोड़ी जूता से मारेंगे तो कई जूता मारेगा? 2 जूता मारेगा। ऐसे 23 जोड़ी। 23 जोड़ी का अर्थ होता है कितना? 46। 23 का दुगना कितना होता है? 46। ठीक है, तो आपका ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होता है, देखिए उसकी संरचना ऐसी होती है। इसको कहा जाता है कैप्सोमियर। इसको क्या कहा जाता है? कैप्सोमियर। अब इसको कहा जाता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, कैप्सोमियर, सेंट्रोमियर। बीच का जो हिस्सा है सेंटर में है, सेंटर यानी केंद्रक। अब जो आपका क्या, आपका सेंटर में क्या देखा जाए तो आपका सेंटर में नाभि है, तो ये आपका सेंट्रोमियर है। वैसे इसके बीच में क्या है? ये केंद्रक इसका, किसको कहते हैं? सेंट्रोमियर। इधर देखो, ठीक, कैप्सोमियर, सेंट्रोमियर। अब इस कैप्सोमियर को आप एक साइड से खोलोगे, कैप्सोमियर को जब खोला जाता है तो इधर से आपको ऐसे स्प्रिंग मिलेगा, ऐसे ऐसे इधर से आपको ऐसे स्प्रिंग मिलेगा। इसी स्प्रिंग का नाम क्या है? जीन। इसी स्प्रिंग को क्या कहते हैं? जीन। अब देखो, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। आप इसको पढ़ेंगे, उसमें अनुवांशिकता में ब्रीफ से पढ़ेंगे, आपको नॉर्मली बता देते हैं। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। और जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन। जीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जोहानसन। क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर, जीन की खोज जोहानसन। अब देखिए, किसी भी मनुष्य के शरीर का निर्धारण वगैरह का काम कौन करता है? ये 23 जोड़ी जो क्रोमोसोम रहता है यही करते हैं। अगर ये बढ़ गए तो भी दिक्कत, घट गए तो भी दिक्कत। देखो, घट जाता है तो आदमी 6-7 उंगली हो जाता है, मंगोलियाई जड़ता हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। अगर आपसे कोई कहे क्रोमोसोम के कारण उत्पन्न हुए रोग को क्या कहा जाता है, तो क्रोमोसोम के कमी के कारण उत्पन्न हुए रोग को क्या कहता है? सिंड्रोम। क्या कहा जाता है? सिंड्रोम। क्रोमोसोम के कारण अगर कोई रोग उत्पन्न होता है तो उसको सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम कई सारे होते हैं, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनेफाइटर सिंड्रोम, पटास सिंड्रोम, कई सारे सिंड्रोम होते हैं। सिंड्रोम आप उसमें पढ़ोगे, अभी नॉर्मली आपको कोशिका के अंदर बता रहे हैं। ठीक,
तो जीन पाया जाता है। जीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जोहानसन नामक के। स्प्रिंग की तरह होता है एकदम। अब ये भी निर्धारण करता है अगर एक को जीन कम हुआ है या एक को जीन ज्यादा हुआ तो आदमी की संरचना बदल जाती है। अब देखो शरीर के अंदर क्या कहते हैं कि ये निर्धारण कौन कर रहा है कि आपका जैसे गला है तो गला एक बनना चाहिए, वो ऊपर ही बनना चाहिए। अगर मान लो गलती से गड़बड़ा गया तो ये गला इधर बन गया, आप इधर से खाना खाएंगे, ऐसे ऐसे लेकर ऐसे खाना खिलाओगे, ठीक है। तो इसको निर्धारित करने का काम कौन कर रहा है? जीन कर रहा है। अब ये जीन जो होता है ना, सब अलग अलग प्रकार की सूचना देता है। कोई मुंह का सूचना देता है, कोई हाथ का सूचना देता है, कोई पैर का सूचना देता है। रावण का जीन गड़बड़ हो गया था, याद है ना? 10 मुंह गए थे उसके और 20 हाथ। तो जीन में अगर दिक्कत हो जाएगा तो आपके शरीर के अनुवांशिक संरचना में दिक्कत हो जाएगा। अनुवांशिक संरचना में दिक्कत हो जाएगा तो एकदम मुंह टेढ़ टाढ़ हो जाएगा। तो अगर आपसे कहे कि अनुवांशिक संरचना को, आपके शरीर की आकार की संरचना को निर्धारित करने का काम कौन करता है? जीन करता है। कौन करता है? जीन करता है। अब करिया गोर को निर्धारित करने का काम ये नहीं करता। करिया गोर को निर्धारित करने का काम आप खुद ही करते हैं, ठीक है। करिया गोर को निर्धारित करने के लिए एक प्रोटीन होता है, मेलेनिन। मेलेनिन नाम का प्रोटीन होता है जो काला और गोरा का निर्धारण करता है। अगर धूप में जाएंगे तो प्रोटीन ज्यादा बढ़ेगा, आप करिया हो जाएंगे, छांव में रहेंगे तो गोरे हो जाएंगे। ठीक, जरूरी नहीं है कि गोरे हो जाए। अब देखिए, जीन को जब और खींचोगे, जीन को जब आप और खींचेंगे तो आपको मिलता है एक डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर। ऐसा कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक। एक डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। डबल हेलिक्स मतलब द्विकुंडली। ऐसे दो तीन नाग नागिन सीधे वापस में लगते हैं, याद है? नाचे नागिन चली गई तो कौन सा हेलिक्स होता है? डबल हेलिक्स होता है, ठीक। डबल हेलिक्स, जिसे हाथ में आप कर लेते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स कहते हैं, ठीक है। अभी जो डीएनए है ये क्या काम करता है? डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम करता है। किसका काम करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन बस आपके बॉडी का देता है। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम करेगा लेकिन आपके बॉडी का बस काम करेगा और नहीं करेगा। अब देखो, इस जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जैसे देखिए नॉर्मली अगर हम हैं, हमारा कोई भी हुआ नहीं है, मान लो शायद भविष्य में हुआ कभी, तो अगर हमारा कोई लड़का हुआ तो उसको भी दिमाग से तेज रहना चाहिए, जरूरी है नहीं। तो आपके बॉडी का बस इंफॉर्मेशन देगा, आपके जेनेटिकली की तुम आपका शरीर कैसा है, हाथ मुंह नाक एकदम ठीक ठाक है, हर जगह सेट है, तो वो किसका इंफॉर्मेशन देता है? आपके जेनेटिक, आपके अंदर का इंफॉर्मेशन देता है। आपके अंदर जो ब्रेन वगैरह है या आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, योग्यता का इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं देता। नहीं तो पहलवान का लड़का एकदम पहलवान पैदा होता, पैदा होते ही ना मारना चालू कर देता, ठीक। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कौन करता है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम कौन करता है? डीएनए करता है, ठीक है। अब अगर ये गलती से रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दिया तो इसको कहते हैं जेनेटिक डिफेक्ट। अगर इंफॉर्मेशन में गलती हो गया तो इसको क्या कहता है? जेनेटिक डिफेक्ट। गलती से रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो गया तो इसको क्या कहा जाता है? जेनेटिक डिफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब मानव जो जाति होती है, मानव कोई भी ह्यूमन हो गया या जंतु हो गया, उसके अगर आपको कहेगा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का निर्धारण डीएनए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन में मतलब दोष उत्पन्न होता है तो उसको जेनेटिक डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? अभी जो जेनेटिक ये हो गया, अब इसके अगल बगल जो है ना, इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड। इसके अगल बगल जो हेलिक्स बना है प्रोटीन का, इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड। ये ऐसे जो बना है, ऐसे वाला, समझ रहे हो ना, ऐसे वाला, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब इसके और इसके बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी एंगस्ट्रॉम होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक डीएनए के हेलिक्स, पूरा हेलिक्स खत्म होने के बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, ठीक। इसके ऊपर के कवर को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, ठीक। इतना क्लियर हो गया? इसके ऊपर को कवर को न्यूक्लियोटाइड और बीच की दूरी को 34 एंगस्ट्रॉम होता है बीच की दूरी, ठीक।
इसमें कोई रोग होता है तो इसको जेनेटिक डिफेक्ट कहते हैं। अब देखिए यहीं पर आप देखेंगे डीएनए तो हो गया, अब देखिए यहीं पर आरएनए जब देखेंगे आप तो आरएनए जो है ना ये सिंगल हेलिक्स होता है। कैसा हेलिक्स होता है? सिंगल हेलिक्स। अगर आपको सिंगल हेलिक्स मिल रहा है तो उसको भी आप क्या कहेंगे? सिंगल हेलिक्स जो मिल रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे? आरएनए। अगर डबल हेलिक्स मिल रहा है तो डीएनए। ठीक, डबल हेलिक्स मिल रहा है तो डीएनए और सिंगल हेलिक्स मिल रहा है तो आरएनए। अब देखिए जो डीएनए है ऐसे बना था ना, डीएनए है इसके बीच में जो धागे जैसी संरचना पाई जाती है इधर इसको क्रोमैटिन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन कहा जाता है। इसको कहते हैं क्रोमैटिन, इसको कहते हैं क्रोमैटिन। ठीक, इसके बीच में धागे जैसी संरचना पाई जाती है उसको कहते हैं क्रोमैटिन। अभी जो क्रोमैटिन होता है अभी बताते हैं क्रोमैटिन इसके अंदर क्या होता है। ये आपकी जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके अंदर ही परत में जो छोटे छोटे स्पॉट दिख रहा है ना इसको क्रोमैटिन कहा जाता है। इसके अंदर नाइट्रोजनी बेस भरे होते हैं। अब ये बताते हैं नाइट्रोजनी बेस होता क्या है। अब देखिए अगर आपका डीएनए का पूछा जाए तो डीएनए कैसा हेलिक्स रहता है? डबल हेलिक्स। आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक, इतना क्लियर है? अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आप किसे कहेंगे? जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाए। न्यूक्लियस यानी क्या? केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड। जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपका दो प्रकार के। न्यूक्लियोटाइड आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो। न्यूक्लियोटाइड आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है फास्फेट। कितने प्रकार के? दो। न्यूक्लियो साइड और एक होता है फास्फेट। ये आपको बता रहे हैं कि कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? डीएनए के अंदर पूरा होता क्या है। डीएनए आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लाइफ स्पैन पर आता है। ठीक, एक होता है न्यूक्लियोसाइड होता है और एक होता है फास्फेट। अब देखो डीएनए के अंदर कुछ तत्व पाया जाता है। जो फास्फोरस तत्व पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? फास्फेट। इसके अंदर एक तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व होता है? फास्फोरस। फास्फोरस जिसके साथ जुड़ता है उसको क्या कहा जाता है? फास्फेट कहा जाता है। फास्फोरस जिसके साथ किसी के साथ भी जुड़ा वो क्या हो जाएगा? फास्फेट हो जाएगा। अब देखो जो न्यूक्लियोसाइड है इसके दो हिस्से होते हैं। एक सुगर होता है, एक होता है नाइट्रोजनी बेस। न्यूक्लियोसाइड के कितने हिस्से? दो। सुगर और नाइट्रोजनी बेस। सुगर होता है और नाइट्रोजनी बेस। अब सुगर में अभी आप देखें आप लगा रहे थे राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। तो ये जो राइबोज है ये क्या है? शर्करा। ये राइबोज क्या है? शर्करा है। ठीक है, यही राइबोज क्या है? शर्करा। अगर डीएनए कहा जाए किस शर्करा से मिलकर बना है तो डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए किस शर्करा से मिलकर बना है तो राइबोज। आरएनए किस शर्करा से मिलकर बना है? राइबोज शर्करा से। और डीएनए डीऑक्सी राइबोज शर्करा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी देखो शर्करा समझ में आ गया। अभी जो नाइट्रोजनी बेस होता है दिखाई दे रहा है इधर तक, नीचे दिखाई दे रहा है। अब जो नाइट्रोजनी बेस होता है ये होता है चार एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, एक और होता है यूरेसिल। और बीच में ये जिससे जुड़े रहते हैं। अब दोनों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई चाहिए। मैटर जैसे ब्याह शादी होता है तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या होता है? अगुआ। तो मार कौन खाता है? अगुआ। ठीक है,
तो जो दोनों को छोड़ा जाता है वो कौन होते हैं? हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे हाइड्रोजन कौन जोड़कर रखता है? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, ठीक। अब देखो नाइट्रोजनी बेस आपका क्लियर हो गया। नाइट्रोजनी बेस कौन कौन से होते हैं? ये होता है प्यूरीन। ये सॉरी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पाइरिडीन। पाइरिडीन के प्रकार होते हैं साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। और प्यूरीन का होता है एडेनिन, गुआनिन। ठीक है, तो नाइट्रोजनी बेस के कितने प्रकार? दो प्रकार, पाइरेसिन और प्यूरीन और पाइरिडीन। ठीक, तो इसके दो प्रकार एडेनिन, गुआनिन और इसके साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल होता है। अब ये जुड़े किसके द्वारा रहते हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े। ठीक है, अभी जो हाइड्रोजन बंध रहता है, हाइड्रोजन बंध आपका जो है, ध्यान से देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन बंध है, बंध ये दो प्रकार का होता है, एक डबल होता है और एक ट्रिपल। एक डबल होता है, एक ट्रिपल। हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के? डबल और ट्रिपल। ठीक है, हाइड्रोजन दो बंध दो प्रकार के, डबल हाइड्रोजन बंध और ट्रिपल हाइड्रोजन बंध। अब देखिए, ये जो किसी के द्वारा जुड़ता है ना, ये जब जुड़ता है तो इसके बीच में ही कौन से बंध आते हैं? डबल हाइड्रोजन बंध आता है और ट्रिपल हाइड्रोजन बंध आता है। जीओ में जन्म के अंतर्गत आप पढ़ना, न्यूक्लियोटाइड के कितने प्रकार? दो। न्यूक्लियोसाइड, फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड के कितने प्रकार? दो। शुगर, नाइट्रोजनी बेस। कितने प्रकार के? शुगर, नाइट्रोजनी बेस। शुगर यानी शर्करा, राइबोस शर्करा और डीऑक्सीराइबोस शर्करा जिससे डीएनए बनता है। और बेस कितने प्रकार के? दो। पाइरेसिन, प्यूरीन और पाइरिडीन। एडेनिन, गुआनिन इसके अंतर्गत आता है, जुड़ते हैं हाइड्रोजन बंध से, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के, डबल हाइड्रोजन बंध और ट्रिपल हाइड्रोजन बंध। देखते हैं इनके बीच में बनता कैसे है। अगर आपसे पूछे कोई डीएनए तत्व कौन सा होता है, तो डीएनए तत्व कौन होता है? फास्फेट होता है। ठीक, इतना क्लियर है ना? आगे बताते हैं। देखिए, अभी जो डीएनए है इसके अंदर संरचना रहती है, कोई डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, कोई ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे कर सकते हैं AGBC। तो ये जो रहता है, अब देखिए इनका ये जो रहते हैं पूरा, इनको सेट करने के लिए एक कोड होता है पूरा, जैसे आप लोग मोबाइल में सेट कोड कर देते हैं, कौन देख पाए। और कई तो ऐसा सेट करते हैं जैसे इसरो डीआरडीओ का सारा मटेरियल उसी में रखा है कि अगर रज्जू कोई खोला तो मिसाइल लीक हुआ। और सबसे ज्यादा पासवर्ड तगड़ा किसमें रहता है? लड़कियों में रहता है। सबसे तगड़ा पासवर्ड इसरो डीआरडीओ, कोई सोचो नहीं सकता कि गजब पासवर्ड रहता है। अपने कुत्ता बिल्ली का नाम रख देगा, नहीं तो भैंस गाय का नाम रख देगा। आजा बजा लड़का को कभी सुनो कि कुत्ता बिल्ली का नाम रखा है या भैंस भाई गाय भैंस का, तो पता नहीं कौन सा दिमाग रहता है। तो इस ये जो कोडिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? कोडान। इस कोडिंग को क्या कहा जाता है? कोडान। और कोडान कुल कितने होते हैं? 64 कोडान। और समझो 64 कोडान जो होते हैं, अगर इस कोडान के कोडिंग में दिक्कत हुआ तो तुम अपना कोडिंग भूल जाओ कि तुम्हारा कोडिंग कहाँ रहेगा। ठीक, तो 64 कोडान जो रहते हैं ये आपके शरीर का क्या करते हैं? कोडिंग। किडनी यहाँ फिट करो, लीवर को यहाँ फिट करना है, आँख को ऊपर लगा दो,
नहीं तो इसका कोडान गड़बड़ हुआ, कोडिंग गड़बड़ हुआ, इसका वाला पेट में कर देगा। एक को यहाँ से देखो, एक को यहाँ से देखो, इतना गजब रहेगा ना। सोते वक्त भी ऐसे सोए हो, ये वाला आँख खोल रही, इतना कटवा कर देखो, सबको लगेगा आँख बंद। ठीक, तो कोडान का काम कौन करता है? ये रहता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज रहता है, आरएनए जो है सब चीज रहेगा, इसमें केवल यूरेसाइटोसिन की जगह क्या पाया जाएगा? यूरेसिल। अगर केवल यूरेसिल जुड़ा हुआ है तो वो क्या होता है? साइटोसिन। अगर केवल यूरेसिल जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा आरएनए। यूरेसिल जुड़ा है तो आरएनए। अगर एजीटीसी, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन जुड़ा है तो वो क्या हो जाएगा? डीएनए। अगर यूरेसिल जुड़ा हुआ है तो केवल आरएनए। ठीक, अगर केवल यूरेसिल जुड़ा हुआ है, थाइमिन की जगह आपका क्या कहते हैं कि यूरेसिल जुड़ गया तो आप उसको कहेंगे आरएनए। अगर क्या कहते हैं कि एजीटीसी, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन जुड़ गया तो उसको आप कहेंगे डीएनए। अगर आरएनए को आपको देखना है तो आरएनए सबसे पहले एक कुंडलित प्रोटीन होता है। आरएनए कैसा प्रोटीन होता है? एक कुंडलित प्रोटीन होता है। और इसमें थाइमिन की जगह कौन जुड़ जाता है? थाइमिन को रिप्लेस करके कौन जुड़ जाता है? थाइमिन। थाइमिन की जगह कौन जुड़ गया? अगर यूरेसिल, थाइमिन की जगह यूरेसिल जुड़ गया तो आपका आरएनए। अगर ऐसे रहा तो थाइमिन ही रहा तो